हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12th का चैप्टर 8th जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट वीडियो रिलीज़ कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली डिजीज़ क्या है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन सब टॉपिक्स पे हमने बात की थी और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट डिजीज़। तो पहले सब वीडियो में हेल्थ की बात कर ली, अब हम डिजीज़ की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हमें समझने होंगे दो टर्म्स, साइंस और सिम्टम्स। जब भी हम किसी डिजीज़ की स्टडी करते हैं तो पहला जो हेडिंग रहता है किसी भी डिजीज़ में वो रहता है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। तो ये जो दो वर्ड्स हैं इनमें डिफरेंसेस देखिएगा क्या होते हैं। देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सारी तकलीफ़ें जो आप डॉक्टर्स को बताते हो वो कहलाती है सिम्टम्स। जैसे कि आपको बुखार है या फिर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है या बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग आ गई है, ये सारे के सारे सिम्टम्स कहलाते हैं। तो सिम्टम्स बेसिकली वो सारी चीज़ें जो एक पेशेंट फील करता है और जो पेशेंट जिसके बारे में डॉक्टर को बताता है वो तो कहलाता है सिम्टम। अब बचा साइन। साइन क्या होता है? साइन वो सब कुछ जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी आंखें चेक करता है, वो ये देखने के लिए समझो कि कहीं आपकी आंखें पीली तो नहीं हो रखी। जैसे जॉन्डिस के केस में, जिसे हिंदी में पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस के केस में येलोइश हो जाती है आइज़, तो वो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, तो उसको आप कहते हो साइंस। तो वो सारे फीचर्स जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है खुद से वो साइंस, और जो पेशेंट आके बताएगा वो कहलाते हैं सिम्टम्स, जो पेशेंट फील करता है। तो ये फ़र्क होता है साइंस एंड सिम्टम्स में। तो व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, एनसीईआरटी क्या कह रही है, जब हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन का फंक्शनिंग अगर अफेक्ट हो जाए, अब किसी भी ऑर्गन या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का अगर फंक्शनिंग अफेक्ट होगी तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे ही आएंगे, है ना, जिसको आप कह रहे हो कि उसकी वजह से अपीयर होते हैं बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स। वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, दैट इज वी हैव अ डिजीज। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या उसका फंक्शन अफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से कोई पेशेंट साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तब हम कहते हैं कि वो हेल्दी नहीं है और उसे कोई ना कोई डिजीज़ हुआ है। तो ये टर्म्स यूज़ किए थे एनसीईआरटी ने, साइंस एंड सिम्टम्स, तो इसलिए मैंने आपको इनमें डिफरेंसेस बताए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं पैथोजेंस की। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोजेंस। देखो, ये जो पैथो वर्ड है ना, ये पैथो वर्ड याद कर लो, ये पैथो वर्ड यूज़ होगा डिजीज़ के लिए आज से हमेशा। जैसे आप जब एमबीबीएस करोगे तब आपका एक सब्जेक्ट आएगा पूरा पैथोलॉजी। तो व्हाट इज़ पैथोलॉजी? स्टडी ऑफ डिजीज़। तो पैथो वर्ड ही याद कर लो। तो पैथोजेंस मतलब क्या हो गया? वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको आप पैथोजेंस कहते हो। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको आप क्या कहते हो? पैथोजेंस। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं? तो उसमें देखो असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। असेल्युलर मतलब जिनका कोई सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके अलावा यूनिसेल्युलर भी आएंगे, है ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी आपको मिलेंगे। ये यूनिसेल्युलर में आपको दोनों तरफ के मिलेंगे, यानी प्रोकैरियोट्स भी मिलेंगे आपको, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब देखो, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स तो कहने का मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेल्युलर ही होते हैं, प्रोकैरियोट्स कभी भी मल्टीसेल्युलर नहीं होते। हाँ, यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। तो यूनिसेल्युलर में दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डिजीज़ कॉज करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो पैथोजेंस हैं। तो अगर इनको देखें कौन कौन पैथोजेंस की तरह एक्ट करता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस की। ठीक है, वायरस किस कैटेगरी में आप रखोगे? वायरस आते हैं असेल्युलर स्ट्रक्चर्स, ये ध्यान रखना है आपने। वायरसेस किस में आते हैं? असेल्युलर स्ट्रक्चर में आते हैं ये। इनफैक्ट और अगर असेल्युलर स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको जानना हो तो आपने प्रायॉन्स और वायरोइड्स के बारे में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, क्लास 11th में। प्रायंस एंड वायरोइड्स ये भी पैथोजेंस की तरह काम करते हैं। वायरस भी, प्रायंस भी, वायरोइड्स भी, ये सारे के सारे असेल्युलर स्ट्रक्चर्स है, यानी ये किसी सेल से नहीं बने और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आएगा? ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, ये ध्यान रखना है आपको। सभी बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आएंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स बेसिकली आ जाएंगे, ये एक तरह के यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेल्युलर एनिमल्स। और प्रोटोजोन्स को अगर आपको याद हो, क्लास 11th अगर आपको याद हो अच्छे से, तो आपने प्रोटोजोन्स को स्टडी किया है कौन से किंगडम में? प्रोटिस्टा किंगडम में।
मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम में तो कौन आ गया, मोनेरा किंगडम में तो आ गए बैक्टीरिया, ठीक है, मोनेरा किंगडम से बैक्टीरिया आ गए। प्रोटोजोन्स किस में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में, क्लियर। तो मोनेरन्स का भी एग्जाम्पल बता दिया, प्रोटिस्टा का भी एग्जाम्पल्स बता दिया और असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का भी एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट ये पिक्चर देखते हैं, आपको समझ में आ गया हो गया, बहुत सारे माइसीलियम दिख रहे हैं आपको, तो ये फंगस है, ये बेसिकली क्या है, फंगस। तो फंगस अपने आप में एक अलग ही किंगडम है ये, तो ये तीसरा किंगडम भी आ गया देखो। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, ये 3 किंगडम मैंने यहाँ पे बता दिए। और चौथा ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, हेलमिंथ। हेलमिंथ यानी कि जिनको आप कॉमन भाषा में कहते हो वर्म्स कहते हैं जिन्हें, यानी और लोकल लैंग्वेज में बताऊँ तो इन्हें कीड़े कहा जाता है, कि कुछ कीड़े होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हेलमिंथ में कौन कौन आएगा, तो हेलमिंथ में दोनों तरह के हेलमिंथ आएंगे। एक तो आएंगे आपके प्लेटी हेलमिंथ्स, प्लेटी हेलमिंथ्स आप किसको कहते हो, फ्लैट वर्म्स को। और प्लेटी हेलमिंथ्स के अलावा आएंगे एस्क हेलमिंथिस, और एस्क हेलमिंथिस में कौन आते हैं, सारे राउंड वर्म्स। एस्क हेलमिंथिस राउंड वर्म और प्लेटी हेलमिंथिस फ्लैट वर्म, ये दोनों ही तरह के वर्म्स डिजीज कॉज कर सकते हैं। और प्लेटी हेलमिंथिस और एस्क हेलमिंथिस, अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया क्लास 11th वाला, तो ये दोनों किस कैटेगरी में, किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में। तो हमने प्लांट किंगडम को छोड़कर बाकी सारे किंगडम के बारे में यहाँ पे बात कर ली, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम और फंगस, ये 4 किंगडम, ये चारों पैथोजेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पैथोजेंस। अब पैथोजेंस बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपना नंबर इंक्रीज करता है। अब नंबर इंक्रीज क्यों करता है उसको आप समझो, आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक आधा बैक्टीरिया या थोड़े बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाए तो क्या उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आपके इम्यून सिस्टम से लड़ के आप में डिजीज कॉज कर दे? ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। तो इससे पहले कि आपका इम्यून सिस्टम उनको कैच करे, उनको पकड़े, इससे पहले वो चाहेंगे कि वो अपना नंबर इंक्रीज करे। तो पैथोजेंस सबसे पहले आपकी बॉडी में एंटर करके जो है आपकी बॉडी में अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो अपना नंबर इंक्रीज कर सके। और जब ये नंबर इंक्रीज होके ये अपनी बड़ी सेना बना लेते हैं, उसके बाद ही ये आपको अटैक करते हैं। अब पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, तो इसके बहुत अलग अलग मीन्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी में वो एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अबाउट, जो कोविड की बात की थी हमने, तो हमने क्या कहा था, कोविड कैसे फैलता है, जब आपने मास्क नहीं पहन रखा हो और कोई कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट आपके सामने जोर से छींकता हो, तो उसकी जो नोज़ से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर सामने वाला इनहेल कर ले तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ओरली भी ऐसा पॉसिबल है, या फिर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू एंटर हुआ है, या फिर इन्फेक्शन आपके बॉडी में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एंटर हो सकता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में स्किन के थ्रू कांटेक्ट में आ सकता है, ये फूड के साथ में आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। आपने कॉन्टेमिनेटेड फूड ले लिया या आपने कॉन्टेमिनेटेड वाटर ले लिया तो उसके साथ में आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इनका रूट क्या रहता है, इसको हम कहते हैं रूट, कि किसी भी पैथोजन का रूट क्या रहता है, किस रूट से वो आपकी बॉडी में एंटर करता है, वो हमें सीखना है, जो हम लोग आगे आने वाली डिजीज़ में स्टडी करेंगे। तो फिर वो सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आपकी बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज़ है उसके साथ में इंटरफेयर करते हैं, और जब ये आपकी वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर करते हैं उस तब जाकर आपकी बॉडी में किसी तरह का या तो मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज होगा, और ये डैमेज की वजह से फिर आपकी बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। अब जब हम इम्यूनिटी वाला सेक्शन शुरू करेंगे इस चैप्टर में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के पास ऐसे बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है जो किसी पैथोजन को बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी स्किन जो रहती है, अपनी स्किन का जो अपर मोस्ट लेयर है वो केराटिनाइज्ड होती है। केराटिनाइज्ड होती है मतलब कि उसमें केराटिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अपर मोस्ट लेयर जो स्किन की डेड लेयर है, बिल्कुल लाइव लेयर नहीं रहती है ना, उसके जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स नहीं होते। अब ये बिकॉज डेड सेल्स की कवरिंग है, इसलिए इसमें कोई भी पैथोजन इजीली जो है यहाँ से एंटर नहीं कर सकता, उस सेल में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये बॉडी ने क्या बना दिया, एक बैरियर बना दिया बेसिकली। तो इस तरह के बॉडी में और भी बहुत सारे बैरियर हैं। तो पैथोजेंस को अगर आपकी बॉडी में एंटर करना है, आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करना है, तो उनके पास ऐसे कोई ना कोई सिस्टम होने चाहिए जिनसे वो इन बैरियर्स के साथ में मुकाबला कर सके। अब जो भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा, आप उसको पैरासाइट कहोगे, है ना। पैरासाइट्स हम किसको कहते हैं,
वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपने होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करते हैं उनको आप पैरासाइट्स कहते हो। पैरासाइट्स अगेन अब दो तरह के हो जाएंगे, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब एक्सटर्नल, एंडो मतलब इंटरनल। तो एक्टोपैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो आपकी बॉडी सरफेस पे रहते हैं। जैसे आपने लाइस के बारे में सुना होगा, लाइस बेसिकली वो जो जुएँ पड़ जाती है बालों में उनको लाइस कहते हैं, तो वो आपकी बॉडी के सरफेस पे रह रही है। और एंडोपैरासाइट जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, इंटरनल में, है ना, बॉडी के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, है ना, हमने अस्कारिस के बारे में पढ़ा, राउंड वर्म्स हो गए, सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। तो ज़्यादातर पैरासाइट्स क्या है, पैथोजेंस है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, होस्ट की बॉडी को, चाहे वो उनके अंदर रहे या उनके ऊपर रहे। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है लिविंग इन देम, मतलब कि एंडोपैरासाइट की बात कर रहा है वो, और वो कह रहे हैं ऑन देम मतलब कि वो एक्टोपैरासाइट की बात कर रहा है ना। इसलिए एनसीईआरटी ने ये दो जो है यहाँ पर अलग अलग रेफरेंस में बात की है। अब अगर पैथोजन को आपकी बॉडी में सर्वाइव करना है तो उसको कुछ ना कुछ इस तरह के एडेप्टिव फीचर्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि वो होस्ट के एनवायरनमेंट में इजीली एडेप्ट हो सके। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अब मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब भी आप कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड खाते हो, है ना, कोई फूड था ऐसा जिसमें आपको बैक्टीरिया प्रेजेंट था, या वाटर ऐसा जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो जब आप कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर इंजेस्ट करते हो, तो इंजेस्ट करके तो वो पहले कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। और आप सबको पता है कि स्टमक का पीएच बहुत कम रहता है। क्यों रहता है कम? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में, है ना। गैस्ट्रिक जूस में HCl नाम की एक एसिड प्रेजेंट रहती है। अब बैक्टीरिया पैथोजेंस जब आपके स्टमक में जाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपके बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में एंटर करना है वाया कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो उनके पास कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे वो इस HCl से बच सके, ठीक है। तो और केवल HCl नहीं, इस तरह के बहुत सारे जो है आपकी बॉडी में डिफेंस सिस्टम्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे इम्यूनिटी में। तो अगर बैक्टीरिया ने इस तरह का कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया तो वो बैक्टीरिया इतना इजीली आपके स्टमक में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पैथोजेंस दैट एंटर गट यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली को गट कहा जाता है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल के आपने पार्ट पढ़े होंगे ना, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, तो ये गट एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं। तो पैथोजेंस दैट एंटर गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन स्टमक एट लो पीएच। स्टमक के लो पीएच में सर्वाइव कैसे करना है, और प्लस स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है उनसे कैसे बचना है, ये दो जो है एडेप्टिव फीचर्स उनके पास होने चाहिए, नहीं तो वो इतना इजीली आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये सब इन पैथोजेंस ने जो है डेवलप कर रखा होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अब देखो डिजीज के बेसिकली हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सिंपल सा मतलब है, इन्फेक्शियस डिजीज वो है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वो हॉस्पिटल में गया था और हॉस्पिटल से उसको इन्फेक्शन लग गया, है ना। कोविड में जैसा आपने काफ़ी सुना था कि किसी को कोविड हुआ है तो उसके आसपास मत जाओ, कोविड से आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। जैसे अब इस पिक्चर में देखो, हमने ये कोविड का ट्रांसमिशन आप देखो यहाँ पर, जो मैं कोविड का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों ने कोविड को जो है ना खुद से देखा है ना, कोविड डिजीज़ को खुद से देखा है ना। सब लोग कितना पैनिक हुए थे 2020-2021 में जब कोविड स्प्रेड हुआ था सारा। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी, बताई गई होंगी कि किस तरह से फैलता है, सारी नॉलेज आपने ली होगी अखबारों में भी। तो कोविड कुछ इसी तरह से फैलता था, जब कोई जैसे छींकता था या मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स है ये एयर में आ जाते थे, और जो भी विसिनिटी में दूसरा इंडिविजुअल खड़ा है उसके इनहेल करने से वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते थे। तो इस तरह से कोविड स्प्रेड होता था। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हो, चाहे वो रूट कोई भी हो, उसको आप इन्फेक्शियस डिजीज़ कहोगे, है ना। तो इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। और इन्फेक्शियस डिजीजेस काफ़ी कॉमन है आज के टाइम में, है ना। जितनी भी आप डिजीजेस पढ़ते हो इन्फेक्शियस बहुत कॉमन है आपके आसपास। आपने बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में सुना होगा, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, सब की सब इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि एड्स काफ़ी डेंजरस हो सकती है। एड्स के बारे में अभी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के,
नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि कैंसर। अब ऐसा है ना कि जैसे किसी को अगर कैंसर है किसी इंडिविजुअल को, तो उस इंडिविजुअल ए के साथ रहने वाले बी सी डी किसी को भी ये कैंसर होने के चांसेस नहीं होते इन सेंस मतलब कि इस इंडिविजुअल ए की वजह से स्प्रेड नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनको कभी नहीं हो सकता, इनको भी हो सकता है, लेकिन इस ए की वजह से या उस इंडिविजुअल से उसकी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और जितने भी हम ये डिजीज़ पढ़ते हैं जो वायरस बैक्टीरिया इनकी वजह से होती है, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जाम्पल है जो एक से दूसरे में स्प्रेड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, ये है आगे आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी रिकैप्स देख रहे हैं तो हम लोग केवल उन्हीं डिजीज़ की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है, और उसके अलावा किसी डिजीज़ की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि डिजीज़ को हल्का सा हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लें बस। हालांकि टर्म्स और कंसेप्ट्स मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं ले जाऊँगा, बट लेकिन कुछ इस तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि आपको चीज़ें ना अच्छे से याद हो जाए सारी, है ना, याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए आपको। तो चलिए हम लोग इन वीडियो सेशंस जो आने वाले हैं इनमें कौन कौन सी डिजीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड नाम की एक डिजीज़ की, जो पैथोजन है इसका साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया। अब मैं सामने क्लियर इसी टेबल में लिख रहा हूँ कि ये जो पैथोजन है ये बैक्टीरिया है, वायरस है या क्या है, तो आप इस टेबल को यहीं पे याद करें। टाइफाइड कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। नाम क्लियर है, टाइफी कॉज करेगा टाइफाइड, है ना, टाइफी से टाइफाइड। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया जो है दो तरह के बैक्टीरिया से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझो। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe ये दोनों के दोनों क्या है? बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करते हैं। लेकिन एज अ फैक्ट निमोनिया केवल बैक्टीरिया से नहीं होता। निमोनिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे वायरल निमोनिया भी होता है, एक फंगल निमोनिया भी होता है। जैसे अभी हम कोविड की अगर हम बात किए तो कोविड भी बेसिकली एक तरह का निमोनिया ही था। कोविड भी एक सॉर्ट ऑफ निमोनिया ही था जो कि वायरस की वजह से होता है। ये तो हो गई नॉलेज वाली बात, बट एनसीईआरटी ने इसके पैथोजेंस में केवल दो बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe की बात करूं मैं आपको सामने, तो क्लास 12th में आप इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe को इस चैप्टर के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो। इस बैक्टीरिया को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe कहाँ पढ़ते हो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe का H और हीमोफिलस का H और इन्फ्लुएंजाe का IN और इसका एक स्ट्रेन D। तो इससे जो आप एंजाइम निकालोगे एंडोन्यूक्लियस, उसको आपने नाम दिया था HIND3, अगर आपको याद हो तो। ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये वही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe हैं, ये आपको याद रखना है। ये मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको। क्लियर? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से ही जो है HIND3 नाम का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला जाता है। ये दोनों ही बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड। ये जो नॉर्मल आपको सर्दी जुकाम होता है ना घरों में, और आपने जनरली देखा होगा कि एक बार घर में किसी को कॉमन कोल्ड हो गया तो करीब सबको स्प्रेड होता ही होता है। ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये कॉमन कोल्ड होता है एक वायरस की वजह से जिसका नाम है राइनो वायरस। ठीक है, ये जो राइनो वर्ड है ना यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना, राइनो वर्ड बेसिकली नोज़ के लिए यूज़ होता है। राइनो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? नोज़ के लिए। अब सर्दी जुकाम में सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट होता है? आपका नोज़। इसलिए इस वायरस का नाम ही क्या रखा हमने? राइनो वायरस। राइनो मीन्स नोज़। ठीक है, और नाम से समझ में आ रहा है आपको कि ये एक वायरस है। ठीक है, एक सबसे काफ़ी कॉमन डिजीज़ है ये, इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉमन कोल्ड। उसके बाद हम बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया होता है एक प्रोटोजोन की वजह से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये तीन प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ आपको याद रखनी है। जीनस प्लाज्मोडियम ही है, तीन अलग अलग स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, और ये तीनों ही एक तरह के प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स आप याद रखें, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स बोलते हैं इनको। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स में है। क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने इन सब के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे नोट कर लो, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम सबसे ज़्यादा लीथल मलेरिया कॉज करता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस मलेरिया जो रहता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से होता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अमीबायासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं इसको, और नाम से समझ में आ गया होगा आपको अमीबायासिस, यानी एक तरह के अमीबा की वजह से ऐसा होता है, और उस अमीबा का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो अगेन बेसिकली एक तरह का प्रोटोजोन है। तो प्रोटोजोन से होने वाली दो डिजीज़ आपको याद रखनी है, अमीबायासिस और मलेरिया। ठीक है, अब इसका ये जो नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ऐसा नाम क्यों रखा हमने, और इस नाम से आपको और क्या क्या याद कर सकते हो इस नाम से, वो सब कुछ मैं आपको अमीबायासिस में ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ये एक एस्कारिस नाम के राउंड वर्म से होती है। आपने एस्कारिस एग्जाम्पल पढ़ा होगा निमेट हेलमिंथस या एस्क हेलमिंथस में। हेलमिंथ जैसा मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, एक फ्लैट वर्म्स और एक राउंड वर्म्स। तो ये जो है ये राउंड वर्म है, राउंड वर्म का नाम है एस्कारिस और डिजीज़ का नाम है एस्कारियासिस। तो आई होप आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़ें, 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एस्कारिस से एस्कारियासिस, टाइफी से टाइफॉइड, राइनो वायरस, राइनो मीन्स नोज, नोज से एसोसिएटेड सबसे कॉमन चीज़ सर्दी जुकाम, तो कॉमन कोल्ड, और मलेरिया आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस, हाथी पाँव जिसको आप कहते हो। इसके जो दो मेन राउंड वर्म्स हैं अगेन जो ये कॉज करते हैं, वो है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचरेरिया मलई। ये दोनों आपको नाम याद रखना है। इनफैक्ट ये दोनों जो नाम है वुचरेरिया, ये राउंड वर्म्स के एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं। क्लास 11th में एस्कारिस पढ़ा था आपने और वुचरेरिया पढ़ा था आपने। तो ये दोनों ही डिजीज़ कैसी हो गई, ये दोनों डिजीज़ हो गई अगेन राउंड वर्म्स की वजह से। हेलमिंथ है, बिल्कुल है हेलमिंथ। हेलमिंथ में भी ये फ्लैट वर्म की जगह किसकी वजह से होती है, राउंड वर्म्स की जगह की वजह से, यानी कि निमेट हेलमिंथिस या एस्क हेलमिंथिस। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम रिंग वर्म्स की। और रिंग वर्म्स, अब ये ज़रूर है कि ये नाम से ऐसा लगता होगा आपको कि वर्म्स है यानी कि किसी ना किसी हेलमिंथ की वजह से, पर ऐसा नहीं है। रिंग वर्म्स बेसिकली एक फंगल डिजीज़ है, और जो फंगाई इनको कॉज करती है वो है ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नीट का इस चैप्टर में से, काफ़ी बार आया है कि कौन सी फंगस जो है रिंगवर्म्स करती है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। रिंगवर्म्स हो सकता है आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने इसका हिंदी नाम सुना होगा दाद। आपने सुना होगा ना दाद, खुजली, खाज। तो वो जो दाद होती है बेसिकली वो रिंगवर्म्स को कहती है, जो एक फंगल डिजीज़ है। और सबसे एंड में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक बहुत घातक बीमारी एड्स के बारे में, जो कि एक HIV नाम के वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। HIV का फुल फॉर्म याद रखें आप, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो इतने बड़े बड़े नाम रखे हैं हमने इनके, ये मैं आपको जस्टिफाई करूँगा कि इन नामों में इनके बारे में क्या नॉलेज छुपा है, कि आपको नाम से क्या क्या आप इसको याद कर सकते हो, वो आपको याद करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग दो बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करेंगे, कौन कौन सी, टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है, उसके अलावा दो ही वायरल डिजीज़ की हम बात करेंगे, कौन कौन से, एक कॉमन कोल्ड और एक एड्स के बारे में। फिर उसके अलावा एक फंगल डिजीज़ है रिंगवर्म, दो प्रोटोजोन डिजीज़ है अमीबायासिस और मलेरिया, और दो राउंड वर्म्स की डिजीज़ है हेलमिंथ की, एस्कैरियासिस और एलिफेंटियासिस। तो ये सब कुछ अब हम वीडियो बाय वीडियो सब कुछ डिस्कस करते रहेंगे। क्यों होती है, क्या क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट क्या है, जितना NCERT हमें जानने को कहेगी हम उतना ही जानेंगे इसके बारे में। और लेकिन वीडियोस कुछ इस तरह से बनाएंगे कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाए समझने के लिए। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं तो सपोर्ट करें हमें। हर वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें, जिससे आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे, और जितने भी वीडियोस मेंबर ओनली है वो सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या मेरे Instagram ID पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।